जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 3 बल तथा गति के नियम इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। पहला प्रश्न है कि बल की परिभाषा दे, इसका SI मात्रक क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि बल वह कारण है जो किसी वस्तु पर बल लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न करता है, उसे ही बल कहते हैं। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितना बार बदलता है। फुटबॉल के खेल में एक खिलाड़ी ए गेंद पर किक लगाकर उसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी बी तक पहुंचाता है। बी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर सी गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी डी की ओर किक लगाता है। उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि गेंद का वेग 3 बार बदलता है। पहला, जब ए किक लगाता है बी की ओर, यानी कि जो ए व्यक्ति है जो बी की ओर किक लगाता है तब होता है, एक बार वेग बदलता है। और दूसरा, जब बी किक लगाता है गोलकीपर की ओर, और जब बी व्यक्ति है जो गोलकीपर की ओर किक लगाता है तब गेंद का वेग बदलता है। और तीसरा, जब सी से पकड़कर डी की ओर किक मारता है, जब तीसरा व्यक्ति सी है वह गेंद को पकड़कर डी की ओर किक मारता है तब वहाँ इस गेंद का वेग बदलता है। यानी कि इस प्रकार से इस गेंद पर 3 बार बल लगता है, क्रमशः ए बी सी। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा दें। इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि बलों का समूह किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। और यदि यह समूह उस वस्तु में अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु एक स्थान पर रखा हुआ है और उसमें हम लोग बल लगाते हैं, किंतु बल वह वस्तु है जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जाता है, तो उसका जो बल होगा वह संतुलित होगा। किंतु जब कोई वस्तु अस्थायी है और उसमें हमने बल लगाया और वह वस्तु जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया या फिर खिसक गया, तो उसमें असंतुलित बल कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। इसका उत्तर लिखेंगे कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। यह नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। 5 नंबर प्रश्न है कि बलों के समूह द्वारा उत्पन्न हो सकने वाले प्रभावों का उल्लेख करें। तो इसका पहला प्रभाव लिखेंगे कि बलों का समूह किसी वस्तु का चाल में परिवर्तन ला सकता है। दूसरा, कि यह किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। और तीसरा, कि यह बल किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है, यानी कि उसको बड़ा या फिर छोटा कर सकता है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को लिखें और उसकी व्याख्या करें। तो हम लोग न्यूटन का प्रथम गति नियम को लिखेंगे कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामा की अवस्था अथवा इस सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। जैसे कि यहाँ पे एक सड़क है और इस पे एक मान लेते हैं कि बस चल रही है, तो यह बस तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसमें कोई ब्रेक नहीं लगाएगा, तब तक इसकी स्पीड ना ही कमेगा और ना ही बढ़ेगा, यानी कि यह बस तब तक चलते ही रहेगा। यही कहता है न्यूटन का प्रथम गति नियम। और कहता है कि ये देखिए दूसरा उदाहरण कि यहाँ पे एक टेबल है मान लीजिए, और इस पे एक
बुक रखा हुआ है, तो न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि यह वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करें। तो यह वस्तु यहीं पर तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि हम इस पर कोई भी बल लगाकर इसे अलग करें। यह वस्तु तब तक एक ही जगह पे अस्थायी बनी हुई रहेगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका व्याख्या सिर्फ यही करना था। तो आप लोग उदाहरण के तौर पे समझ गए होंगे। प्रश्न है कि जड़त्व क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि कोई भी वस्तु जो एक जगह पे स्थिर है यानी कि विरामावस्था में है, वह विरामावस्था में ही रहेगा, वह गति की अवस्था में नहीं जा सकता है। और जो वस्तु गति की अवस्था में है वह वस्तु गति में ही रहेगा, वह विरामा की अवस्था में नहीं जा सकता है। तो ये जड़त्व है जो कि यह दो प्रकार का होता है। पहला है विराम का जड़त्व और दूसरा है गति का जड़त्व। तो हम लोग देखते हैं कि विराम का जड़त्व क्या कहता है। तो इस जड़त्व के कारण वस्तु की विरामावस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि जब विराम का जड़त्व होगा तो जो वस्तु होगा वह अपनी विरामावस्था में ही रहेगा, यानी कि उसकी प्रवृत्ति ही होगी कि वह एक जगह पे अस्थायी रहेगा। और दूसरा है गति का जड़त्व। तो इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में अपनी गति को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि गति के जड़त्व में कोई भी वस्तु जो कि गति कर रहा है तो वह गति ही करता रहेगा, अपनी विरामावस्था में नहीं आएगा। और वह भी वस्तु एक समान गति से चलता रहेगा। जैसे कोई बस 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है तो उसे अगले 1 घंटे में भी 60 किलोमीटर दूरी तय करना होगा। फिर उसके बाद उसे अगले एक और घंटे में 60 किलोमीटर ही दूरी तय करेगा। तो इसे ही कहा जाता है एक समान गति की अवस्था। तो वह एक समान से ही चलता रहेगा और वह अपनी गति को विरामावस्था में नहीं लाएगा और ना ही अपनी स्पीड को कम करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि जड़त्व और द्रव्यमान के संबंध को स्पष्ट करें। यानी कि हमें यह बताना है कि जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। यानी कि इसमें यही संबंध है कि जिस वस्तु का वजन अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा। तो यही इन दोनों में संबंध है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि क्या शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है? यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिणाम एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं तो शून्य कारण स्पष्ट करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। वस्तु न्यूटन के प्रथम गति नियम से सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में होगी। उसके वेग का परिणाम और दिशा दोनों नियत होंगे, यानी कि निश्चित होंगे और एक ही होंगे। तो आप लोग लिख लेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? इसका उत्तर लिखेंगे कि चूंकि बक्सा नियत वेग से चल रहा है, यानी कि एक समान वेग से चल रहा है, इसीलिए उस पर परिणामी बल शून्य है। हमारे द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल संतुलित कर रहा है, अतः बक्से पर लगने वाला घर्षण बल 200 न्यूटन का होगा। अगला प्रश्न है कि किसी बस के अकस्मात चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब कोई बस चलना शुरू करता है तो उस पर सवार व्यक्ति के पैर और फर्श के बीच घर्षण के कारण पैर भी चलना शुरू करता है, किंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम में बना रहता है। इस कारण वह पीछे की ओर
झुक जाता है जब कोई बस अचानक से चलने लगती है तब। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। प्रश्न है कि चलती हुई बस में खड़ा व्यक्ति ब्रेक के एकाएक लगाए जाने पर आगे की ओर क्यों झुक जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब बस चल रही है तो बस एवं उसमें सवार व्यक्ति का शरीर और ऊपरी भाग गति में रहता है, और जब बस में ब्रेक लगता है तो गति के जड़त्व के कारण व्यक्ति होता है वह आगे की ओर झुक जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक है, व्याख्या करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब बस से बाहर कूदता है तो उसके पैर जमीन पर घर्षण के कारण विराम में आ जाता है, किंतु उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में ही बना रहता है। इसके फलस्वरूप वह बस की गति की दिशा में गिर पड़ता है और जख्मी हो सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लेंगे। प्रश्न है कि फिसलन वाली जमीन पर चलना कठिन होता है, इसका व्याख्या करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि फिसलन वाली जमीन पर घर्षण का मान कम रहता है जिससे हमारे पैर फिसल या फिर ससर जाते हैं, इसीलिए फिसलन वाली जमीन पर चलना कठिन होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों। इसका उत्तर लिखेंगे कि पेड़ की किसी शाखा को जोर से हिलाने पर शाखा गतिमान हो जाता है, यानी कि उसकी जो डाली होती है वह गति में आ जाता है, परंतु पत्तियां विराम के जड़त्व के कारण वहीं इधर स्थिर रहते हैं, यानी कि जो उसकी पत्ते होते हैं वह विराम के जड़त्व के कारण एक ही जगह पर अस्थायी होते हैं। अतः अपेक्षाकृत सूखी पत्तियां डाल से टूटकर झड़ जाते हैं और जो सूखी हुई पत्तियां होती है वह टूटकर नीचे गिर जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह होता है विराम के जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है कि जब किसी छाली से एक दर्री को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, कारण स्पष्ट करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि छाली के प्रहार द्वारा दर्री तो गतिमान हो जाता है, यानी कि जब हम लोग छाली से दर्री पर मारते हैं तो वह तो गति में आ जाता है, किंतु जो उसमें धूल कण होते हैं वह जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहते हैं, यानी कि एक जगह स्थायी होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर जाते हैं। यानी कि जब हम लोग उस पर मारते हैं तो धूल कण जो कि एक जगह पे ही स्थिर रहते हैं, किंतु जो दर्री होता है वह गति में आ जाता है, जिसके कारण जो वहाँ पे धूल कण होते हैं वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण झड़कर नीचे आ जाते हैं। चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी की ओर यानी कि नीचे की ओर खींचता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, लिख लेंगे। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। प्रश्न है कि दौड़ते हुए घोड़े के एकाएक रुक जाने पर सवार आगे की ओर फेंका जाता है, क्यों। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि जब घोड़ा दौड़ता है तो उस पर सवार व्यक्ति के शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में रहता है। जब घोड़ा एकाएक रुकता है तो सवार आगे की ओर फेंका जाता है, यानी कि घोड़ा तो दौड़ते रहता है तो उसके साथ जो व्यक्ति होता है वह भी गति में ही आ जाता है, किंतु जैसे ही घोड़ा रुकता है तो व्यक्ति का जो शरीर का ऊपरी भाग होता है यानी कि कमर का ऊपरी भाग होता है वह गति की अवस्था में ही बना रहता है, और जब अचानक यानी कि एक अचानक से घोड़ा कहीं पे अचानक से रुक जाता है तो व्यक्ति का जो शरीर होता है वह गति में ही रहता है, इसी के कारण उसका वह व्यक्ति होता है जो कि घोड़ा से नीचे की ओर फेंका जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि दर्री खींचने पर उस पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है, क्यों। इसका उत्तर लिखेंगे कि दर्री और उस पर खड़ा व्यक्ति दोनों जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में रहते हैं, यानी कि जब वह दर्री और उस पर खड़ा व्यक्ति दोनों ही विराम की अवस्था में है, किंतु जब दर्री को एकाएक खींचते हैं यानी कि खींचते हैं तो व्यक्ति है जो कि विराम के जड़त्व के कारण उलट जाता है, यानी कि
जो व्यक्ति होता है वह एक जगह पर अस्थायी ही रुका ही रहता है, किंतु दर्री है वह गति की अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण दर्री पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी उलट जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि ताकि बस के अचानक चलने या रुकने पर सामान क्रमशः पीछे या आगे न गिर जाए, इसीलिए बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध दिया जाता है। चूंकि आप लोग पढ़े ही होंगे कि गति का जड़त्व और विरामा का जड़त्व, तो यानी कि जब बस अचानक से आगे की ओर जाएगा यानी कि चलना शुरू करेगा तो वह सामान पीछे की ओर गिर सकता है, या फिर जब अचानक से बस रुकेगा एकाएक तो वह सामान आगे की ओर गिर सकता है। इसीलिए बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। 20 नंबर प्रश्न है कि संवेग की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखकर उसकी व्याख्या करें। लिखेंगे न्यूटन का दूसरा गति नियम कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। प्रश्न है कि खिलाड़ी क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों। आप लोग देखे भी होंगे कि कोई भी खिलाड़ी जब कैच को लेता है तो वह अपने हाथों को कुछ पीछे की ओर खींचता है। तो इसी का हम लोग जानेंगे। तो लिखेंगे कि जब खिलाड़ी कैच लेता है तो बॉल में द्रव्यमान एवं संवेग होता है, यानी कि उसमें वजन भी होता है, और संवेग यानी कि वह कितना स्पीड से आ रहा है यह भी होता है उसमें। जब बॉल हाथ में आता है तो बॉल आते ही उसका संवेग शून्य हो जाता है, यानी कि जैसे ही बॉल हमारे हाथ में आता है तो उसका स्पीड अचानक से 0 हो जाता है। इससे उसे यानी कि खिलाड़ी को अधिक चोट लगता है, यानी कि उससे कि खिलाड़ी को बहुत ही ज़्यादा चोट लगता है जब एकाएक उसका स्पीड रुक जाता है। किंतु यदि हाथ में बॉल आते हैं और अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं, जैसे ही बॉल आया और उन्होंने अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लिया तो जिससे संवेग का समय अंतराल बढ़ जाता है और चोट भी कम लगता है। तो जैसे ही कोई भी खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है तो उसका जो बॉल को आने का जो स्पीड होता है वह धीरे धीरे कमता जाता है, यानी कि कम होते जाता है, जिसके कारण उसका स्पीड कम जाता है और उस व्यक्ति को जो व्यक्ति कैच करता है उसको चोट भी कम लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम की व्याख्या करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल के बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है। अगला प्रश्न है कि यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि घोड़ा द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल जब गाड़ी के पहियों पर विपरीत दिशा में लगते घर्षण बल से अधिक होता है तब ही गाड़ी आगे बढ़ती है, और घोड़ा यह बल अपने टापों से पृथ्वी पर तिरछी दिशा में बल लगाकर करता है। तो यही होता है न्यूटन का तृतीय गति नियम के कारण। तो आप लोग समझ गए हैं और लिख भी लेंगे इसका उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो लिखेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कि वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट या जेट विमान वायुमंडल रहित आकाश में कैसे चलता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि रॉकेट या जेट विमान जब धरती से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरता है तो उसका
पिछले हिस्से से तीव्रता से अत्यधिक मात्रा में गैसों को उत्सर्जित करता है, जिसके फलस्वरूप न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार यह ऊपर की ओर गति प्राप्त करता है एवं अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान करता है। यद्यपि वायुमंडल रहित आकाश में पहुंचने पर इसका ईंधन समाप्त भी हो जाता है, फिर भी यह अचर वेग से अंतरिक्ष में गमन करते रहता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गति को कम करने वाला किसी भी प्रकार का घर्षण बल नहीं होता है। इस प्रकार वह अनवरत गतिशील रहता है, यानी कि चलते रहता है। प्रश्न है कि एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि रबर की नली से बहुतायत मात्रा में पानी तभी निकलता है जब उस नली द्वारा आगे की ओर बड़े परिमाण की क्रिया बल लगे। इसके उत्तर में पानी भी नली पर पीछे की ओर उतने ही परिमाण का प्रतिक्रिया बल लगाएगा। इस बल के कारण नली पीछे की ओर गति करना चाहेगी, अतः उसे रोकने के लिए अग्निशमन कर्मचारी को कठिनाई होती है। लास्ट 28 नंबर प्रश्न है कि एक लड़का सड़क पर खड़े ट्रक को धक्का लगाता है, परंतु ट्रक गतिशील नहीं होता है, क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे कि लड़के द्वारा ट्रक पर आरोपित बल के विरुद्ध सड़क ट्रक पर बराबर परिमाण का घर्षण बल लगाता है, जो लड़के द्वारा लगाए गए बल को संतुलित कर देता है। अतः ट्रक पर परिणाम बल शून्य हो जाता है, इसीलिए ट्रक गतिशील नहीं होता है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।